जिस दिन का इंतज़ार था आखिरकार वो दिन आ चुका है। आज वो दिन है जब चंद्रयान 3 ने अपनी उड़ान भरी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की नज़रें जो हैं वो इस पर टिकी हुई है। कई ऐसी विशेषताएं हैं जो चंद्रयान 3 के लैंड करने पर भारत को मिलेगी। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो भारत बनाएगा। और अब उसकी जो लैंडिंग होनी है उसमें करीब 40 दिन है। 23 अगस्त के करीब इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो होनी है चंद्रमा पर। किस तरह से लैंडिंग होगी, क्या होगा, क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या उपकरण लेकर लोग गए हैं, इस तरह के कई तमाम सवाल आपके भी जहन में आ रहे होंगे, मेरे भी जहन में है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वसंत साठे जी, जो कि विशेष वैज्ञानिक हैं, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इन सवालों के पीछे जवाब क्या है वो कारण कि जो ये चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो किन कारणों के कारण इस बार पास होने की क्षमता रखता है। नमस्कार। सभी दर्शकों का भी अभिवादन और सबको बधाई, क्योंकि चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निकल चुका है और इस बार हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि पिछली बार की जो असफलता थी वो आखिरी के 2 मिनट की थी। तो पूरे यात्रा में, जो कि करीब करीब 50 दिन की यात्रा है, उसमें सिर्फ अंतिम 2 दिन की जो हमारा असफलता थी, उसके अलावा तो हम सफल ही थे। तो उस बार जो हमसे गलती हुई थी, इस बार इसरो ने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और हमें पता है कि जैसे विमान उड़ान भरता है तो उड़ान भरते समय, और उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है कि जब वो उड़ान लैंड करती है उस समय, तो लैंडिंग बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जीवन में भी यही बात है कि जो अंतिम सफलता है वो अगर अच्छे से मिल जाती है तो सब लोग हमारा गौरव और गुणगान करते हैं। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा चंद्रयान 3 भी पूरी तरह से सफल होगा। बिल्कुल सर, अगर हम चंद्रयान 3 की इस उड़ान की बात करें तो क्या इस बार उसमें विशेषताएं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिशन जो है वो ज़रूर लेकर गया है। तो सबसे पहले हम मिशन की ही बात करते हैं कि क्या मिशन है चंद्रयान 3 के पीछे, क्या होने वाला है। देखिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीक आज सबसे ऊंची पायदान पर है। आर्थिक विकास भी अगर हमें करना है, आज अमेरिका सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग इसीलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में या तकनीकी में सबसे आगे है। सबसे पहले तकनीक वो निकालता है। तो चंद्रयान 3 मिशन से ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एकदम से बदल जाएगा, लेकिन देश में एक आत्मविश्वास आएगा कि हम भी वो तकनीक आज रखते हैं कि जो हमें चांद तक ले जा सकती हो। इसमें कई सारी तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले तकनीक तो यही है, जो कि इसरो ने बहुत पहले ही महारत लेके रखी है, कि हमें हमारा जो भी सैटेलाइट है या चंद्रयान है उसको धरती की कक्षा से बाहर भेजना, ये एक सबसे बड़ी सफलता है। 3 ही देश इसमें सफल है, आप सभी को पता है, अमेरिका, रूस और चीन। और अगर हम चंद्रमा पर उतरने में सफल रहते हैं तो हम चौथे देश होंगे। तो एक प्रकार से हम अपने तकनीकी सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि चंद्रयान करीब करीब 90% से ज़्यादा जो है वो स्वदेश में निर्मित है। आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 या जो भी ये चंद्रयान धरती की कक्षा से बाहर भेजने के लिए हमें जो रॉकेट लगता है, उस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगता है। तो रूस ने हमें 3 तो क्रायोजेनिक इंजन दे दिए थे और बाद में उसने हमें मना कर दिया था। तो इसरो ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और करीब करीब 5 वर्षों में स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट बनाकर, और हम ये सक्षम हो गए हैं कि हमारा चंद्रयान हो या कोई भी सैटेलाइट हो, वो धरती की किसी भी कक्षा में भेज सकते हैं या कक्षा से बाहर भेज सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसमें हर किसी का फ़ायदा ज़रूर देखा जाता है। तो भारत ने भी इसमें कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा ज़रूर देखा होगा। तो अगर चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक वहाँ पर लैंड कर लेता है तो उससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। भारत को इमीडिएट फ़ायदा तो कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम हैं। अगर आपने देखा होगा कि आजकल अगर आप सामरिक क्षेत्र में भी देखते हैं तो चीन हमेशा ये धमकी देता रहता है कि मैं भारत के सारे सैटेलाइट को अपने रॉकेट से मारकर गिरा दूंगा। और अगर सैटेलाइट सारे बंद हो जाएंगे तो आज के जैसे हम लोग भी आज सब सैटेलाइट के ऊपर ही निर्भर हैं, चाहे तो मोबाइल है, टीवी है या जो भी संचार के उपकरण है। अगर संचार के उपकरण हमारे ठप हो जाते हैं तो कोई भी देश अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो चंद्रयान 3 वहाँ पर जाने के एक तो ये है कि हम सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं कि हम भी तुम्हारे उपकरण मार सकते हैं क्योंकि हम इतनी दूर जा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर जो चंद्रमा में स्थित जो भी खनिज पदार्थ हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से लोहा या तांबा या इस प्रकार की चीज़ें ले आएंगे जो कि हमें टनों में लगती है, लेकिन ऐसे कुछ विशेष खनिज पदार्थ रहते हैं कि जो बिल्कुल छोटी मात्रा में रहते हैं लेकिन आगे आने वाली तकनीक में वो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर खनिज की खोज हम वहाँ पर कर सके, क्योंकि जो देश पहले उसकी खोज कर लेगा और लेके आएगा, फिर वो यहाँ पे तकनीक में उसका साम्राज्य होगा और वो ये करेगा। दूसरी ये है कि अगर वहाँ पर हमें ये देखना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुए, ग्रह तारे कैसे बने, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम वहाँ पर पानी को खोजें कि पानी वहाँ पर है या नहीं है, और इस पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी का विकास कैसा हुआ, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें चाहिए कि हम चंद्रमा पर हमारा जो लैंड रोवर है उसको उतारें और उसकी बहुत सक्रियता से परीक्षण करें। बिल्कुल सर, हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रयान जो है वो इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वापस लैंड करने की कोशिशों में, पिछली बार भी हमने यही कोशिश की थी लेकिन हम लोग उसमें असफल रहे। इस बार एक बार फिर वो कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत उस दिशा में लैंड करने वाला सबसे पहला देश बन जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, भारत की ये अद्भुत सफलता होगी, और दक्षिण ध्रुव में जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डार्क पैचेस दिखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई देश और हमारे भारत ने भी वहाँ पर कई सारे ऑर्बिटर छोड़ के रखे हैं। तो उसने ये जाना है और देखा है कि जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर ऐसे डार्क पैचेस हैं, और जहाँ डार्क पैचेस होते हैं वहाँ आपको पता होगा कि अदरवाइज तो चंद्रमा चमकता है क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जहाँ डार्क पैचेस रहते हैं वहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और पानी की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी अगर हम दक्षिण ध्रुव पर उतर पाएँ। बिल्कुल सर, पिछली बार जब चंद्रयान फेल हुआ था, असफल हुआ था, उसके बाद इसरो ने पूरी तरह से इसमें जांच की है। करीब 5 साल हो चुके हैं और अब एक बार फिर उसने उड़ान भरी है। लेकिन इसमें जो चेंजेस हुए हैं चंद्रयान 3 में, वो करीब 21 बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने एक बार फिर उड़ान भरी। क्या बदलाव हैं, कुछ मुख्य बात आप बता पाएंगे? मुख्य बदलाव तो जो लैंडिंग है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। सबसे पहले जो चंद्रमा के ऑर्बिट में हम लोग पहुंचेंगे, ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटर रहेगा जो कि अलग हो जाएगा, और वो जैसे भारत अपने पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट आजू बाजू घूमते हैं, उसी प्रकार से वो जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा में घूमना शुरू कर देगा, और फिर चंद्रमा के ऊपर जो उसकी जो टोपोग्राफी यानी उसकी जो सतह है उसके चित्र भेजना, उसके कुछ कुछ अलग परीक्षण करना, वो सारा करेगा। उसके अलावा उसमें एक विक्रम लैंडर भी है। तो ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, तो लैंडर जो है वो सॉफ्टली उसके अंदर उतरना चाहिए। जो पिछली बार हम फेल हो गए थे, वहाँ जाके हमारा कम्युनिकेशन ही खराब हो गया था, हमें समझ ही नहीं आया कि आखिरी के 2 मिनट में हमारा जो विक्रम लैंडर है वो कहाँ चला गया। तो ये जो तकनीकी समस्या थी जिसके कारण उसका संपर्क वहाँ पर हमारा नष्ट हुआ, जिसमें कंप्यूटर का जो सिस्टम्स है वो हैं और तकनीकी बाकी की चीज़ें हैं, उन सबको इस बार पूरा दुरुस्त किया गया है, और ये देखा गया है बार बार परीक्षण करके कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करें। पिछली बार ये हुआ था कि हमने क्रैश लैंडिंग कर दी थी क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया था। तो जैसे रॉकेट ऊपर उठने के लिए हमें रॉकेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रॉकेट को धीमा करने के लिए भी चंद्रमा के ऊपर हमें छोटे छोटे रॉकेट उल्टी दिशा में फायर करना पड़ते हैं ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और उसके जो नीचे के पैड्स हैं वो पैड्स इतने मजबूत बनाए जाए कि जब भी वो लैंड करे तो वो टूटे ना, और बड़े सुरक्षित रूप से हमारा जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह को छू सके, और उसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर है जो कि बाहर निकल के और चहलकदमी करेगा चंद्रमा के ऊपर, वो भी सुरक्षित रह सके। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं जाहिर सी बात है इसमें खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। तो क्या कुछ एस्टिमेट आप तक पहुंचा है इस एक्सपेंस का जो चंद्रयान 3 में लगा है? बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, और यही हमारे भारत का गौरव है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितना खर्च में हम चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए हैं उतनी तो एक हॉलीवुड की जो आधुनिक तकनीकी फिल्म बनती है उसमें उतना बजट लग जाता है। इस बार भी हम करीब करीब 670 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं उतना लगाकर हम चंद्रमा तक पहुंच पाएंगे। तो ये खर्च बहुत ही कम खर्च में, शायद दुनिया में सबसे कम खर्चीला ये अभियान है कि जो हम चंद्रमा की सतह पर इतना चले जाएं। अगर इसका कंपेयर हम इंदौर में बनने वाली मेट्रो से भी करेंगे तो जिसका बजट ही 3000 करोड़ का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कम खर्चीला है,
और इसमें काफ़ी तकनीक लगती है, तो उस हिसाब से खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं मोटे मोटे अनुमान कि ये 700 करोड़ में ये मिशन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं 670 करोड़ से 700 करोड़, तो ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है अगर हम इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल कर सकते हैं। सर, एक सवाल मेरे जहन में और है कि जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त के करीब चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो ये 23 अगस्त ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण है? इस डेट के पीछे कोई कारण है? जी हाँ, 23 अगस्त के आसपास ही चंद्रमा का दिन शुरू होता है। जैसे हमें पता है कि धरती अपने अक्ष के आसपास घूमती है, तो हमें करीब करीब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। और जो भी लैंड रोवर, विक्रम लैंड रोवर, और वो उतरेंगे नीचे, तो उनको वहाँ चलने के लिए और अनुसंधान करने के लिए शक्ति लगेगी या ऊर्जा की ज़रूरत रहेगी। वो ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादातर सूर्य से ही आएगी, सूर्य के प्रकाश से। मतलब जो सोलर पैनल उसमें अंदर लगे हैं वो वहाँ खुल जाएंगे। अगर रात होगी तो वो सोलर पैनल ऊर्जा नहीं बना पाएंगे। इसलिए दिन कुछ इस प्रकार से निश्चित किया गया है कि ये करीब करीब हमें 14 दिन की सूर्य की जो यो है वो मिलना चाहिए। चंद्रमा जो है पृथ्वी के आसपास करीब करीब 29 दिन 12 घंटे के आसपास में अपना ये पूरा करता है। तो उसमें से आधा जो समय रहता है वो सूर्य का उजाला पूरी तरह से एक जगह पर रहता है, तो ये करीब करीब 14 दिन का होता है। तो ये जो 14 दिन का चंद्र दिन रहता है उसका पूरा उपयोग हो सके, इसलिए ये दिन निश्चित किया गया है। दूसरा कारण ये है कि ये जो जुलाई अगस्त का समय रहता है, इसी समय में चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे निकट रहता है, तो हमें कम दूरी तय करना पड़ती है, इसलिए ये समय लिया जाता है। जाहिर सी बात है सर, कम दूरी तय करना पड़ती है, इसलिए हर बार जो हम लोगों का समय होता है चंद्रमा पर जाने का वो करीब जुलाई से अगस्त का ही होता है। अगर हम जानना चाहें सर और हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि चंद्रयान, ये जो आज तक के हमारे जितने भी सारे रिपोर्ट्स निकली है, सारी डेटा निकला है, वो क्या कहता है? क्योंकि बहुत बड़ी सफलता जो है वो हम लोगों को मिलने वाली है। अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत अभी कहाँ स्टैंड करता है? भारत इस दिशा में भी अग्रणी है। हमें बोलते हुए ये गर्व होता है कि हम अग्रणी हैं, क्योंकि सबसे पहले चंद्रमा पर पानी अगर किसी ने खोजा है तो वो हमारे भारतीय ऑर्बिटर ने ही खोजा है। हालांकि उसकी पुष्टि नासा ने करीब करीब 15 साल लिए उसको ये करने के लिए, लेकिन सबसे पहले चंद्रमा पर पानी खोजने में इसरो द्वारा प्रदत्त जो ऑर्बिटर है उसी ने किया हुआ है। और दूसरा, हम अगर इतने कम खर्च में वहाँ जा पाएंगे तो हमारे देश में अगर वहाँ पर कोई अमूल्य खनिज, नया खनिज पदार्थ निकल सकता है जो कि धरती पर मौजूद नहीं है, जिसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, तो ये सारी आगे आने वाले बहुत 20, 25, 50 साल बाद की बातें हैं, लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि उस समय अगर ऐसा कोई खनिज पदार्थ हम खोज पाए जिसका यहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग हो और वो कुछ किलो में भी हम यहाँ पर लेके आ पाएंगे वापस से, तो फिर उससे हमारे यहाँ तकनीकी क्रांति हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। हम इतने बड़े अभियान पर वहाँ गए हैं, अब चंद्रयान पर जब लैंड करेंगे तो उपकरणों की भी ज़रूरत जाहिर सी बात है हमें पड़ेगी, रास्ते में भी पड़ेगी। तो क्या कुछ उपकरण यहाँ से साइंटिस्ट्स लेकर गए हैं? इस जो चंद्रयान है उसमें 2/3 जो भाग है वो तो ईंधन का ही है। मतलब करीब करीब 4000 किलो का ये चंद्रयान जा रहा है, उसमें 2/3 भाग तो ईंधन का ही है। उसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जैसे रोवर के ऊपर जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, अगर हम उतर पाते हैं उसके ऊपर, तो उसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी योजना है, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी योजना है, क्योंकि ये एक्सरे और लेज़र से ही हम जो है वहाँ पर कौन कौन से पदार्थ हैं उनको जान पाएंगे। जैसे डॉक्टर आपके शरीर के अंदर कौन सी हड्डी क्रैक हुई है, क्या हुआ है, उसको जांचने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं, करीब करीब वैसी ही तकनीक है कि कौन सा पदार्थ वहाँ पर है उसको जानने के लिए हम एक्सरे, तो एक्सरे एक सोर्स और पूरा स्पेक्ट्रोमीटर उसके साथ में रहेगा, लेज़र आधारित स्पेक्ट्रोस्कोपी की तकनीक भी उसके अंदर रहेगी। वैसे ही जो ऑर्बिटर है वो ऑर्बिटर में भी कई सारी तकनीकी वो है, और जो लैंडर है उसमें भी तकनीकी ये लेके जाएंगे। वहाँ पर जो सेस्मिक यानी जो भूकंप आते हैं उनका अध्ययन करने की जो तकनीक रहती है वो भी जाने वाली है। उसके अलावा वहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है करीब करीब, तो दक्षिणी ध्रुव ऐसा क्यों दिखता है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब जैसे जो भी हम ताप यहाँ से देते हैं तो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए भी एक इक्विपमेंट इसके ऊपर भेजा जा रहा है। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के फ्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई सारे अलग प्रकार के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि क्या वो फ्यूल्स हैं, किस तरह के फ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीन प्रकार के फ्यूल हम इसमें यूज़ करते हैं।
सबसे पहले तो आपने अगर रॉकेट को ध्यान से देखा होगा तो उसके साइड में 2 बाण सरीखे लगे हुए हैं या रॉकेट सरीखे लगे हुए हैं, वो सॉलिड फ्यूल रहता है। तो सॉलिड फ्यूल का काम है कि ये जितना भी ढांचा है, जो मुख्य बीच का रॉकेट है और जिसके ऊपरी भाग में चंद्रयान है, इस सबको धरती की कक्षा तक पहुंचाना। एक बार धरती की कक्षा तक पहुंच जाने के बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं, जो सॉलिड फ्यूल वाले रहते हैं उससे काफ़ी वजन घट जाता है। उसके बाद उसके जो निचले सिरे में है उसमें कुछ लिक्विड फ्यूल रहता है, वो लिक्विड फ्यूल बर्न करना शुरू कर देता है, जो कि उस ऑर्बिट की ऊंचाई को बढ़ाता जाता है। ऑर्बिट की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वो चंद्रमा के निकट निकट पहुंचता चला जाता है। उसके बाद जो आखिरी वो रहता है, क्योंकि आपको अब धरती की कक्षा से बाहर जाना है, धरती हम सबको नीचे खींचती है, उसकी कक्षा से बाहर जाना है, तो उसके लिए जो फोर्स या थ्रस्ट या बल लगता है उसको देने के लिए जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है, हमें पता है कि आज हाइड्रोजन सबको पता है कि ईंधन के रूप में उपयोग हो सकता है, तो इसमें भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि वो कम जगह में ज़्यादा डेंसिटी के साथ रह सकता है। और ये सबसे चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ही हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर और चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं भी और हमारे दर्शक भी सभी लोग अब 23 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक क्या होना चाहिए, ऐसा क्या मैसेज देंगे आप कि 23 अगस्त का इंतज़ार करें, क्योंकि 23 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा भारत के लिए होने वाला है। मुझे लगता है शुरुआत तो आज बहुत अच्छी हो गई है, सभी इसरो के वैज्ञानिक खुश हैं, जैसे हम टीवी पर देख रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया है। और जहाँ तक चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुँचने की भी बात है, तब तक तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और 23 अगस्त को फिर से उत्सुकता होगी, क्योंकि उसका जो आखिरी चरण है जिसमें हम लैंड करने वाले हैं वो आने वाला है। और एक बार लैंड होने के बाद जब रोवर बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है कि खुशी से हम सभी भारतीय झूम उठेंगे और हर्ष की सीमा नहीं रहेगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है सर मेरा, रॉकेट में जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट गए हैं, वो यहाँ के लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन का कोई जरिया रहेगा? नहीं, रॉकेट के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं गया हुआ है, ये मैन मिशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं गया हुआ है इसमें, ये कोई भी इसमें व्यक्ति नहीं है। इसमें सीधा सीधा रॉकेट के अंदर ऊपर एक 4000 किलो का चंद्रयान है, 3800 या करीब है, तो करीब करीब 4000 किलो का चंद्रयान है। उसमें भी मैंने जैसे बोला कि 2/3 तो फ्यूल ही है। तो ये चंद्रयान जो है हमेशा अपने संपर्क में रहता है इसरो की जो कमांड और कंट्रोल सेंटर है उसके द्वारा। और ये कंप्यूटर और इससे, जैसे हम सैटेलाइट से सिग्नल लेके, आज मैं अगर घर के बाहर भी हूँ तो मोबाइल से सिग्नल डाल के और अपने घर की लाइट भी बंद कर सकता हूँ और लॉक भी लगा सकता हूँ। तो करीब करीब यही टेक्नोलॉजी है कि ऊपर का जो चंद्रयान है उसको हम सारे संदेश भेज सकते हैं कि वो किस हिसाब से जाएगा। उसमें खूब सारे रॉकेट्स है छोटे छोटे, जो उसकी दिशा और गति को नियंत्रित करते हैं। तो इन रॉकेट्स को फायर करने के लिए भी जो सिग्नल है या ये देना चाहिए, वो सारे कमांड जो है वो इसरो यहाँ से बैठे हुए देते रहते हैं। बिल्कुल, तो मैंने भी देखा और आप सभी ने भी देखा कि किस तरह से डॉक्टर वसंत साठे, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमें सब कुछ बताया चंद्रयान-3 के बारे में। आपके जहन में भी कई सारे सवाल थे, ठीक वैसे ही मेरे जहन में भी थे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और अब सभी का इंतज़ार जो है वो 23 अगस्त का है, क्योंकि 23 अगस्त वो दिन होगा जब जो इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, चंद्रयान लॉन्च किया, वो वहाँ जाकर सतह पर जाएगा और हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो कार्य है वो होना है। और हम लोगों के लिए, यानी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सभी का इंतज़ार जो है वो बना हुआ है और ऐसे ही बना रहेगा। आपसे इस बारे में और चर्चाएं हम करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।